हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कुछ और प्रीपोजिशन सीखने जा रहे हैं। और 5 प्रीपोजिशन हम आज की क्लास में करेंगे जो कि होंगी फ्रॉम, टू, बाय, विद और विदाउट। ये 5 प्रीपोजिशन से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा वो सीखेंगे और इनका बेसिक यूज क्या होता है वो समझेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें बेटा 5 प्रीपोजिशन आज हम करेंगे फ्रॉम से लेकर के बाय तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये इतनी सारी प्रीपोजिशन हमें करनी है अभी, है ना। ये लाइक, बिटवीन, अमंग, इंस्टेड ऑफ, अंडर, बाकी हमने कुछ प्रीपोजिशन कर लिए, उसकी वीडियो डाल चुके हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं। तो अगर हम फ्रॉम की बात करें, सबसे पहले हम फ्रॉम की शुरुआत कर रहे हैं। 5 प्रीपोजिशन हम आज करेंगे, उसमें से पहली क्या है बेटा, फ्रॉम। तो फ्रॉम में हमें क्या करना है बेटा, फ्रॉम का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखें तो हम बोल देते हैं फ्रॉम का मतलब होता है से, है ना, कि वह दिल्ली से बिलोंग करता है। हालांकि बिलोंग के साथ फ्रॉम नहीं लगाते, बिलोंग के साथ टू लगाते हैं, वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे एरर फाइंडिंग में। तो फ्रॉम का मतलब होता है से। जैसे हमें फ्रूट से विटामिन मिलते हैं, या सूरज से हमें सनलाइट मिलती है, या गंगा रिवर हिमालय से आती है, तो से का मतलब हम मान लेते हैं फ्रॉम में। ठीक है, लेकिन इसको हम रूल वाइज चलते हैं, समझते हैं कहां कहां पर फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी स्टार्टिंग प्लेस या स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। यानी कि हम कहां से आए, कहां हम जा रहे हैं, तो जहां से हम आए वो जो स्टार्टिंग प्लेस है, या जहां से कोई चीज आती है वो जो स्टार्टिंग प्लेस है, ये बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं बेटा। जैसे मैं बोलूं आई हैव कम फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया क्या हो गया बेटा, ये कह रहा है मैं आया हूं कहां से, इंडिया से। तो इंडिया क्या हो गया, स्टार्टिंग प्लेस हो गया जहां से हम आए हैं। तो फ्रॉम का यूज कब करना है, स्टार्टिंग पॉइंट या प्लेस बताने के लिए। जैसे द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम मेरठ, कोई ट्रेन है जो मेरठ से चलती है, तो स्टार्टिंग प्लेस या पॉइंट क्या हो गया, मेरठ। तो उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, फ्रॉम। सिमिलरली कोई पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि जब से कोई काम स्टार्ट हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ टाइम बता रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। जैसे मैं बोलूं कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने 1757 से रूल करना शुरू किया, तो द ब्रिटिश रूल इंडिया फ्रॉम 1757, मतलब 1757 से शुरू किया। तो टाइम पॉइंट बताने के लिए, बिगिनिंग ऑफ टाइम बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं आपकी क्लास मंडे से स्टार्ट होगी, तो योर क्लास शैल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। तो मंडे क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ टाइम हो गया। बिगिनिंग ऑफ टाइम मतलब जब काम वो शुरू होगा। तो इतना सिंपल सा होता है हमें फ्रॉम का जो यूज करना है बेटा। दूसरा, जब हम किसी चीज का सोर्स या ओरिजिन बताते हैं, जब कोई चीज हमें प्राप्त होती है तो उसका सोर्स क्या है या उसका ओरिजिन क्या है, बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो जैसे मैं बोलूं कि गंगा हिमालय से आती है, तो जो गंगा रिवर है दैट इज कमिंग फ्रॉम हिमालय, तो हिमालय क्या हुआ, गंगा रिवर का सोर्स हो गया। ऐसे अगर हम बोले कि हमें फलों से विटामिन मिलते हैं, तो अगर मैं बोलूं कि वी गेट विटामिन फ्रॉम फ्रूट्स, तो फ्रूट्स क्या हो गए, विटामिन का सोर्स हो गए। तो सोर्स बताने के लिए, ओरिजिन बताने के लिए बेटा हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे द गंगा कम्स फ्रॉम हिमालय और वी गेट विटामिन फ्रॉम फ्रूट्स। तो बहुत सिंपल है, सोर्स बताने के लिए फ्रॉम लगाना है। और तीसरी चीज हम देखेंगे, जब हम बताते हैं बेटा कि कोई डिस्टेंस या सेपरेशन बताएं, हम क्या बताएं, डिस्टेंस या सेपरेशन बताएं। जैसे मुझे कहना है कि ये जो ग्लास है इसको टेबल से दूर रखो, तो टेबल से डिस्टेंस बताने के लिए या सेपरेशन बताने के लिए हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे कीप द ग्लास अवे फ्रॉम द एज, तो जो एज है उससे ग्लास को दूर रखना है, तो डिस्टेंस या सेपरेशन बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। या मैं बोलूं मेरे घर से बहुत दूर रहता है ना, डिस्टेंस बता रहे हैं, तो ही लिव्स फार फ्रॉम माई हाउस। फ्रॉम माई हाउस मतलब डिस्टेंस बता रहे हैं, सेपरेशन बता रहे हैं। इसके अलावा लास्ट जो हम चीज सीखेंगे बेटा फ्रॉम के बारे में, वो क्या है कि वी यूज फ्रॉम टू टेल द रेंज ऑफ टाइम, यानी इतने टाइम से इतने टाइम तक कोई काम चला, तो वो रेंज बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं।
जैसे मैं बोलूँ द ब्रिटिश रूल इंडिया फ्रॉम 1757 टू 1947, कि ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल किया 1757 से 1947। तो जब ये हम रेंज बताएंगे इतने टाइम से इतने टाइम तक, तो हम दो वर्ड का यूज करेंगे, फ्रॉम या टू। एक सिचुएशन और होती है जिसमें हम कंजक्शन बिटवीन और एंड का यूज करते हैं। फिलहाल यहां पे हम फ्रॉम की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे टू आ रहा है, इधर एक टाइम है इधर एक टाइम है, तो इधर क्या आ जाएगा, फ्रॉम का यूज करेंगे। कोई भी हम अगर रेंज बता रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि ये जो क्लासेस चल रही हैं दे आर यूजफुल फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 टू 11th, तो 6th से 11th क्या हो गया बेटा, एक रेंज हो गई। तो ये रेंज बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। तो फ्रॉम का यूज हो गया हम जब सोर्स बताते हैं, ओरिजिन बताते हैं, सेपरेशन बताते हैं, ठीक है, कोई चीज कहीं से कनेक्ट कर रही है आ रही है, तो ये बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा टू की। टू का मतलब क्या होता है, जब हम किसी डायरेक्शन को या किसी ऑब्जेक्ट को एम करते हैं। डायरेक्शन मतलब जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस की मूवमेंट बताना चाहें, जैसे मैं बोलूं कि वह दिल्ली गया है, तो वह तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, दिल्ली हो गई ऑब्जेक्ट। तो इस ही की डायरेक्शन दिल्ली के लिए बताने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, टू। जैसे मैं बोलूं आई वॉज गोइंग टू पार्क, तो आई और पार्क ये जो मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये बताने के लिए क्या यूज करेंगे, टू। तो इस तरीके से अगर मूवमेंट बता रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस मूवमेंट बताने के लिए बेटा हम टू का यूज करते हैं। एक तो ये यूज हो गया। नेक्स्ट है बिटवीन टू वर्ब्स। अब कोई सेंटेंस है उसके अंदर वो दो वर्ब आ रही हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो एक तो मेन वर्ब रहेगी, जैसे कि मैं बोलूं कि कोई तुमसे मिलने आया है, इसमें दो काम हो रहे हैं, एक कोई आया है, दूसरा काम है मिलने। तो जो प्राइमरी काम है कि कोई आया है, उसके बाद जो अगला काम है, तो दो वर्ब हो गई। तो इन दो वर्ब के बीच में हमें टू लगाना है। टेंस कोई भी हो, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कोई तुमसे मिलने आया है ना, तो समवन हैज कम। कोई तुमसे मिलने आया, समवन हैज कम मतलब कोई आया है तुमसे मिलने। अब ये भी वर्ब है मीट, और ये भी वर्ब है कम, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, प्रीपोजिशन टू आ जाएगी। ऐसी मैं बोलूं मैंने जॉब छोड़ने का डिसाइड कर लिया है, तो आई हैव डिसाइडेड वर्ब हो गई, ये लीव भी वर्ब हो गई, बीच में टू आ जाएगा। तो दो वर्ब के बीच में हमें टू का यूज करना है, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, तीसरा रूल जो है टू का, उसमें हम बात करते हैं जब किसी सेंटेंस में कोई हम काम कर रहे हैं और कोई दूसरा पर्सन उससे अफेक्ट हो रहा है, या दूसरा पर्सन जो अफेक्ट हो रहा है उसको हम रिसीवर कह सकते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसका इंपैक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाएंगे। किस वे में वो देख लेते हैं भाई। जैसे मैं बोलूं कि मैं अपने फादर को लेटर लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूं। किसको लिख रहा हूं, अफेक्टेड पर्सन कौन है, फादर। तो इससे पहले क्या आ जाएगा, टू। इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई फादर, और दूसरा तरीका आई एम राइटिंग माई फादर ए लेटर। तो अगर मैं माई फादर पहले लगा दूंगा, माई फादर का यूज पहले करूंगा और लेटर का यूज बाद में करूंगा, तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक नॉन लिविंग और एक लिविंग, अगर लिविंग ऑब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है तो टू लगाना है, नॉन लिविंग आ रहा है लास्ट में तो टू नहीं लगाना। जैसे आई एम राइटिंग माई फादर ए लेटर, वो भी ठीक है, और आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई फादर, वो भी ठीक है। जैसे ही गेव सम मनी टू मी, तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया मनी, ये लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया मी, यानी अफेक्टेड पर्सन हो गया। तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, टू। लेकिन इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही गेव, और जो रिसीवर हो, जो अफेक्टेड पर्सन हो, पहले लिख दो, ही गेव मी सम मनी। अब कहीं टू नहीं लगेगा। तो दो ऑब्जेक्ट हो, एक नॉन लिविंग और एक लिविंग, बीच में टू आता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं विल की। विल का बेटा बड़ा सिंपल सा मीनिंग होता है। विल का मतलब होता है कि जब हम किसी की कंपनी अकम्पनीमेंट बताते हैं, तब हम विद का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स,
मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड्स, तो बहुत सिंपल सा है, विद का हमें यूज करना है जब हम किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का या टूल का यूज कर रहे हैं, किसी या मीडियम का यूज कर रहे हैं, तो उस मीडियम के साथ, टूल के साथ या इंस्ट्रूमेंट के साथ हम विद लगाते हैं। भाई जैसे मैं बोलूं सचिन प्लेज विद हैवी बैट, अब अगर हम हिंदी के लॉजिक से देखें तो यहाँ बाय भी तो लग सकता है ना, कि सचिन हैवी बैट के द्वारा खेलता है। लेकिन जब कोई चीज उस पर्पज से यूज हो रही है जिसके लिए वो बनी है, जैसे बैट क्रिकेट खेलने के लिए ही बना है, तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके लिए पर्टिकुलर टूल हो गया, तब हमें विद का यूज करना है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि ही किल्ड अ स्नैक विद स्टिक, वहां हम बाय भी लगा सकते हैं, बाय लगाना चाहिए, क्योंकि स्टिक इज नॉट मेंट टू किल द स्नेक। स्टिक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है स्नेक को मारने का, तो देयर वी कैन यूज बाय ऑल्सो। लेकिन जब हम बैट की बात करते हैं, पेन की बात करते हैं, तो पेन इज मेंट टू राइट ओनली, पेन से तो लिखते ही है ना, तो हम विद का यूज करेंगे जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का या टूल का यूज करते हैं सेंटेंस में। जैसे मैं बोलूं यू शुड नॉट राइट बाय जेल पेन, नहीं होगा, बाय लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा। जेल पेन से नहीं लिखना चाहिए, तो क्या लगाएंगे बेटा, विद का यूज करेंगे। और विदाउट बिल्कुल उसके जैसा ही वर्ड है। विद होता है प्रेजेंस बताने के लिए, कोई चीज साथ में है, विदाउट होता है एब्सेंस बताने के लिए किसी चीज की। जैसे वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, ही हैज कम विदाउट बैग, तो विदाउट का मतलब किसी चीज के बिना। अब आ जाते हैं बेटा लास्ट प्रीपोजिशन करेंगे आज की, जिसका नाम है बाय। तो बाय का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज के द्वारा कोई चीज करते हैं तो हम बाय का यूज करते हैं, है ना। जैसे हम स्कूल जाते हैं, बस में जाते हैं, तो आई गो टू स्कूल बाय बस। तो किसी चीज के द्वारा कोई काम करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, बाय। तो बाय का मतलब के द्वारा। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस, ही किल द स्नेक बाय स्टिक। अब विद क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो स्टिक है ना, दैट इज नॉट मेंट टू किल द स्नेक। तो विद तब लगाना है जब वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो चीज है, वो उसी काम के लिए बनी है जो काम किया जा रहा है। जैसे बैट क्रिकेट खेलने के लिए बना है, तो सचिन प्लेज विद हैवी बैट। पेन लिखने के लिए बना है कि आई राइट विद बॉल पेन। लेकिन बाय का यूज कब करेंगे, जब हम एक डिफरेंट चीज से कोई काम कर रहे हैं दूसरा। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन में बस कार के लिए ये यूज नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम बाय का यूज ही करेंगे मीडियम बताने के लिए। ठीक है, वरना ही भी दिमाग में आ सकता है कि बस भी तो मेंट टू ट्रेवल ही है, तो वहां विद क्यों नहीं आ रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ बाय का ही यूज करना है। दूसरा, बाय का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं। एक्टिव पैसिव जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लास्ट में जब सब्जेक्ट आता है तो बाय लगा देते हैं। जैसे कि दिस बुक हैज बीन रिटन बाय राज मल्होत्रा, तो पैसिव वॉइस हो गया। हैज बीन आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पैसिव वॉइस है। ही shall be produced before the court by police, तो ये पैसिव वॉइस है, तो बाय का यूज कर देंगे। अच्छा, तो रूल नंबर 3 में हमें क्या करना है बेटा, रूल नंबर 3 जो बाय का है, उसमें बाय का मतलब होता है टाइम लिमिट दिखाने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। मतलब कि जो बाय शब्द होता है ना, बाय का हम जो लिटरल मीनिंग लेते हैं एज ए स्टूडेंट, हम पढ़ते आ रहे हैं, बाय का मतलब होता है किसी चीज के द्वारा कोई चीज होती है ना। लेकिन बाय का एक और मतलब होता है, बाय का मतलब होता है जब हम बोलते हैं तक, यानी बाय का मतलब जो होता है टिल भी होता है। टिल के साथ मतलब कोई टाइम होगा। जैसे मैं बोलूं सुबह तक, या मैं बोलूं मंडे तक, मैं तुम्हारे पैसे मंडे तक लौटा दूंगा, तो आई विल रिटर्न योर मनी टिल मंडे, या फिर बाय मंडे, दोनों लगा सकते हैं। तो बाय का यूज हम करेंगे जब हम बोलेंगे इतने समय तक कोई काम हो जाएगा, यानी टाइम लिमिट दिखाने के लिए जब हम बाय लगाएंगे तो बाय का मतलब रहेगा तक। जैसे कि आई विल रिटर्न बाय 7 PM, मम्मी से बोल के जाते हैं ना कि मैं 7 बजे तक आ जाऊंगा, 8 बजे तक आ जाऊंगा, तो कब तक आ जाऊंगा तक बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, बाय। जैसे कि ये प्रोजेक्ट है मंडे तक हो जाएगा, तो बाय मंडे, यानी कितने टाइम तक कोई चीज हो जाएगी, ये तक बताने के लिए हमें बाय का यूज करना है। यानी बाय का एक और यूज भी है के द्वारा के अलावा, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और लास्ट चीज है बेटा टू टेल द डिफरेंस, अगर कोई चीज बढ़ी है या घटी है, कम हुई है या बढ़ गई है, तो ये बताने के लिए बाय का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि पेट्रोल के प्राइस 10% बढ़ गए हैं, पेट्रोल के प्राइस 10% बढ़ गए हैं,
तो ये 10% बताने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बाय 10%। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज्ड बाय 10%। या एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो 20% कम हो गई है, तो द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज वाज रिड्यूस्ड बाय 20%। तो कोई चीज कितने अमाउंट, कितने परसेंट में बढ़ी है या घटी है, टाइम डिफरेंस या अमाउंट डिफरेंस बताने के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि उसकी 2 मिनट से ट्रेन छूट गई, 2 मिनट से, अब हिंदी में तो से आ रहा है तो फ्रॉम नहीं लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। तो ही मिस्ड द ट्रेन बाय 2 मिनट्स, तो 2 मिनट से ट्रेन छूट गई है। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने आज ये 5 प्रीपोजिशन कर लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले सीखा इसके बारे में, फ्रॉम के बारे में, फिर दूसरे नंबर पे हमने सीखा टू के बारे में, फिर हमने सीखा विद, विदाउट, और लास्ट में हमने सीखा बेटा बाय के बारे में। तो अभी थोड़ा सा ना 1-2 रूल देख लेते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये तो मीनिंग हो गया लिटरल, है ना। तो स्टार्टिंग में जाते हैं और 1-2 रूल देख लेते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो आपको समझदारी से कर लेना चाहिए। तो जैसे मान लो फ्रॉम है, इन रूल के अलावा फ्रॉम से क्या क्वेश्चन आएगा कि जब हम ये कहते हैं, पेपर में क्वेश्चन आया कि ही डाइड डैश कैंसर, अब 4 ऑप्शन दे देगा, फ्रॉम, बाय, ऑफ, विद। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अगर बीमारी से डेथ होती है तो हिंदी में तो हमें लग रहा है कि कैंसर से मरा है तो से मतलब फ्रॉम लगा दो, या कैंसर से मरा है मतलब के द्वारा का फील आ रहा है तो बाय लगा दो। तो ना ही फ्रॉम लगाना है ना ही बाय लगाना है। इफ समबडी डाइज ड्यू टू एनी डिजीज तो हम ऑफ का यूज करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आप फ्रॉम से क्वेश्चन आएगा, गलत आएगा, फ्रॉम ऑप्शन में दे रखा होगा, फ्रॉम मत लगाना, ऑफ लगाना। लेकिन अगर कोई सफर कर रहा है, जैसे ही इज सफरिंग, सफर कर रहा है, डैश कैंसर, कैंसर से सफर कर रहा है, तो सफर शब्द के बाद फिर ऑफ नहीं लगाना, ना बाय या विद लगाना है, फिर फ्रॉम लगाना है। तो सफर के बाद फ्रॉम लगाना है और डाइड के बाद ऑफ लगाना है, फ्रॉम नहीं लगाना। तो ये छोटा सा हमें रूल ध्यान रखना है बेटा। एक और ध्यान रख सको तो कि एक वर्ड होता है बेटा डिफरेंट। डिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम लगानी है, पेपर में देन लगी होगी। जैसे मैं बोलूं कि यू आर डिफरेंट देन योर फादर, सुनने में ठीक लग रहा है ना, पापा से डिफरेंट हो, ठीक है। लेकिन डिफरेंट वर्ड के बाद देन नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, मैंने ऐसे बता दिया आपको। एक क्लास रखेंगे फिक्स प्रीपोजिशन की, जिसमें हम सीखेंगे किस वर्ड के बाद, किस एडजेक्टिव के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ठीक है ना जी। तो ये फ्रॉम का रूल ध्यान रख लेना। और टू में हमने देख ही लिया है कि टू में हमें क्या लगाना है ना, कि डिस्टेंस मतलब डायरेक्शन के लिए टू लगाना है, मूवमेंट के लिए टू लगाना है। बाकी जो टू से रिलेटेड क्वेश्चन है वो फिक्स प्रीपोजिशन से आते हैं। सिमिलरली गोज विद, विदाउट और बाय। तो ये हमें ध्यान रखना है। आज का जो टॉपिक था इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा है कि हाउ डू द प्रीपोजिशंस, हाउ डू वी यूज द प्रीपोजिशंस। तो बाकी जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इस कंसेप्ट से आ सकते हैं, या फिर फिक्स प्रीपोजिशन वाले पार्ट से आएंगे, जिसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन इन अदर वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।